हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको और बेहतर बनाने के लिए, आपको और अच्छा बनाने के लिए मैं हाजिर हूं आपके प्यारे से चैनल, आपके अपने चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लेकर के। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्णन या उसका वर्गीकरण। जो लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो वीडियो नंबर 1 देखे हैं उनको उसमें एक समस्या नजर आई होगी। समस्या ये है कि कुछ समय के बाद वीडियो में केवल ऑडियो रह जाता है और जो वीडियो प्ले नहीं होता है। तो जहां से वो टेक्निकली जो उसमें फॉल्ट आया हुआ है हम लोग वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए, टॉपिक है हम लोगों का अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। तो अभिक्रिया के अगर वेग को आधार बना दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो अभिक्रिया होते हैं ना 3 तरह का। जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, अगर अभिक्रिया के वेग को आधार बना दोगे तो ये होगा 3 प्रकार का। एक को कहते हैं हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसी को इंस्टैंटेनियस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इसमें वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब अत्यंत ही तेज गति से होने वाली अभिक्रिया। इंस्टैंटेनियस माने होता है तात्क्षणिक, क्षण भर में समाप्त हो जाए वह रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत ही तेज गति से खत्म हो जाए, मतलब प्रतिकारक और प्रतिफल को मिलाया तब तक उधर प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। तो मैं डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। एक नंबर, वेरी फास्ट रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन जो अत्यंत ही तेज गति से, अत्यंत ही तेज गति से संपन्न होता है। इतना तेज गति से संपन्न होता है, इस अभिक्रिया का जो दर होता है, वेग होता है, उसका मेजरमेंट करना, मापना मुश्किल हो जाता है। तो आइए पहले एक उदाहरण समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने लिया HCl और इसमें मिला दिया आपने NaOH या KOH, तो देखिए क्या होगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये टूट जाएगा H+ और Cl-। सिमिलरली Na+ और OH-। अपोजिट जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से आप समझ गए कि प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है। बहुत ही आसान है प्रोडक्ट को समझना। यहाँ पर देखिए बना NaCl और ये क्या बन गया H+ और OH- H2। वेरी, एक और एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक और आयनिक कंपाउंड है AgNO3 और इसमें आपने मिलाया सोडियम
क्लोराइड मैंने नमक मिला दिया, क्या होगा जरा समझा जाए। इसे भी आप उसी तरह से समझिए कि ये Ag प्लस और NO3 माइनस के रूप में डिकम्पोज हो गया, और सिमिलरली Na प्लस और Cl माइनस। आप बखूबी जान रहे हैं कि अपोजिट जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक नए यौगिक का निर्माण कर लेंगे, और इस तरह से Ag और Cl मिलकर के AgCl बनता है। ये व्हाइट पीपीटी होता है, उजला रंग का अवक्षेप होता है, व्हाइट पीपीटी पिंडी में जा करके पात्र के बैठ जाता है, और सामने क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो मान लीजिए कि हमने एग्जांपल के रूप में लिया H2SO4 और इसकी अभिक्रिया हमने NaOH से ही करा दिया, NaOH। तो समझिए ये कैसे डिकम्पोज होगा, ये आयन के रूप में बटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस, और यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी ना। बस हाँ हाँ बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, मुझे यकीन है। और यहां से देखिए Na2SO4 हो गया ना, Na2SO4 आप देख पा रहे हैं ना, इसकी वैलेंसी कितनी है, तो इसकी वैलेंसी एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, Na पर 1 प्लस है, SO पर 2 माइनस है, इसके नीचे 2 है, वही बचपन वाली कहानी, एक था राजा एक थी रानी, Na2SO4 बिल्कुल। और साथ में साथ देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे बैलेंस करेंगे ना, 2 लग गया तो 2 NaOH करेंगे, बस हो जाएगा H2, और कितने H2 बन जाएगा 2H2। आप चाहे तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल। इसके बारे में एक बात और लिखना चाहेंगे, और वो ये चीज है कि कोई भी आयनिक जो रिएक्शन है ना, कोई भी आयनिक रिएक्शन, सब एग्जांपल है वेरी फास्ट रिएक्शन के। तो यहां लिख देता हूं मैं, आयोनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। दूसरी चीज, जो वेरी फास्ट रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इसके दर का मापन नहीं किया जाता, संभव नहीं होता। वेरी फास्ट रिएक्शन के दर का मापन नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में अत्यंत तेज से तेज गति से होने वाले विक्रियाओं के भी दर का मापन होता है, लेकिन समान तौर पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि वेरी फास्ट रिएक्शन इतना ना फास्ट गति से निकल जाता है कि इसका जो दर होता है उसको मापना पॉसिबल नहीं होता है। एक बात और, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर इतना तेज गति से क्यों हो रहा है, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि देखिए, कोई प्रतिकारक का प्रतिफल मिलते तो क्या होता है, पहले पुराना वाला बंधन टूटता है, फिर नया वाला बंधन बनता है। यहां पर क्या है कि ऑलरेडी ये आयन के रूप में ही होते हैं। जैसे इनका आप एक सॉल्यूशन लेंगे, ये ऑलरेडी आयन ही हैं, और तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, अपोजिट आयन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और बंधन बना लेते हैं। मैंने यूं समझ लीजिए कि आपको किसी ने बना बनाया रोटी दे दिया और साथ में आपकी मनपसंद का सब्जी दे दिया, तो तुरंत खा लिया, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। लेकिन किसी ने अगर आपको आटा दे दिया तो, और कच्चा सब्जी दे दिया तो टाइम तो लगेगा ना। तो यहां पर वही बात, बना बनाया वो खाना रखा हुआ है, आप मजे से खा लेते हैं। तो यह बात याद रखिएगा कि वेरी फास्ट रिएक्शन इसलिए फास्ट होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी किस रूप में मौजूद होते हैं, आयन रूप में। इसको भी लिख दो क्या, आयो रिएक्शन
होते हैं क्योंकि ये पहले से ही आयनों में टूटे होते हैं। मतलब इनको आयन में टूटने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ये टूटे होते हैं। और इसलिए क्या होता है, इसलिए विपरीत आवेश की तरफ, इसलिए विपरीत आवेश की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और प्रोडक्ट बन जाता है। लिखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो आप इसे नोट करें और फिर दूसरी बात करते हैं। हम लोग देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब होता है कि वह रिएक्शन जो अत्यंत ही धीमे गति से संपन्न हो, एकदम धीमे 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 धीमे, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत ही, देखिए वो वेरी फास्ट, अत्यंत फास्ट था, अत्यंत स्लो है, अत्यंत ही धीमे गति से संपन्न होता है। इसे पूरा होने में महीनों दिनों या वर्षों समय लगता है, वर्षों लगता है, वर्षों समय लग जाएगा। कई दिनों में पूरा होगा, कई महीनों में पूरा होगा, वर्षों में पूरा होगा। अगर ऐसा है कि कोई अभिक्रिया इतनी स्लो हो रही है ना कि वो दिनों महीनों वर्षों तक चल रही है, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन। उदाहरण के तौर पे बड़ा खूबसूरत सा उदाहरण है हमारे आसपास में, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा को हवा और नमी की उपस्थिति में रख दीजिए और वो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो जंग क्या 2-4 दिन में लग जाएगा? नहीं, वो वर्षों तक चलता रहेगा। एग्जाम्पल है इसका, बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग का लगना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आप हाइड्रोजन लीजिए और ऑक्सीजन लीजिए, अभिक्रिया कराइएगा तो जल बनेगा। अब ये सोचिए कि अभिक्रिया कराने के लिए आपने कोई उत्प्रेरक, कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, नो कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट नहीं आया यहां पर। कोई कैटलिस्ट है ही नहीं, तो क्या लगता है, जल तो बनेगा लेकिन एक बूंद बनने में वर्षों समय लग सकता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच से जल जो बनना है और बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का बनना है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वेरी स्लो रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेरी स्लो रिएक्शन है। अब उसके बाद आइए, एक है मॉडरेट रिएक्शन, माने मध्यगामी, मॉडरेट रिएक्शन। तो इसे भी देखते हैं हम लोग। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए आपके एक छोर पर यहां पर बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन है और दूसरे छोर पर क्या है, तो वेरी स्लो रिएक्शन है। तो वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में एक तीसरी अभिक्रिया एग्जिस्ट करेगी, हम करेगी ही करेगी। अगर संसार में एक तरफ अगर कोई बहुत लंबा है तो दूसरी तरफ बहुत छोटा है, और ज्यादातर लोग क्या है, बीच में है, ना बहुत ही अत्यंत लंबे हैं ना अत्यंत छोटे हैं। एक तरफ अगर कोई बहुत धनी है एक छोर पे, तो दूसरी तरफ दूसरे छोर पे क्या बहुत ही गरीब है, और बीच में तो बहुत सारे लोग हैं ना।
जो न तो अत्यंत धनी है ना अत्यंत गरीब है। तो वही चीज यहाँ वेरी फास्ट जो रिएक्शन, एक छोर में वेरी फास्ट जो अत्यंत तेज गति से हो जाए, दूसरे छोर में वेरी स्लो जो बहुत ही धीमे धीमे हो, और बीच में है इसके मॉडरेट रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच इज नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। दैट रिएक्शन which is neither very fast nor very slow is called moderate reaction। जो न तो अत्यंत ही तेज गति से खत्म होती हो और जो न अत्यंत ही धीमी, माने अत्यंत नहीं लगाना है। अति जो है ना, अति न अति तेज गति से न अति धीमे गति से, तो बीच की अवस्था होगी, उसका नाम है मॉडरेट रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जांपल में ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पहले इसको कान में डाल करके ना कान के अंदर गंदगी साफ करते थे, बहुत सारा उपयोग का चीज है ये, और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर इसको धूप में रख दें तो ये हो जाता है, धूप में रखने से H2O और प्लस O2। इसलिए स्पष्ट रूप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बोतल पर लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, या किसी भी लाइट की उपस्थिति में, डायरेक्ट लाइट में ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको सनलाइट में रखते हैं, ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और देखिए ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल है। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास अमोनियम नाइट्राइड है, ये भी टूट जाता है और टूट करके देता है ये H2O, और साथ ही साथ ये दे देता है नाइट्रोजन गैस। तो ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल हुए। एक बेहतरीन एग्जांपल आपको और हम दे रहे हैं, ये है सुक्रोज C12H22O11। इसमें आप जल मिलाइए और एक प्लस आयन की उपस्थिति में ये बदल जाता है बेहतरीन चीज ग्लूकोज C6H12O6, और फ्रुक्टोज में बदल जाता है C6H12O6। ये दोनों जो है ना, यौगिक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के जो केमिकल जो फार्मूला है वो सेम है। हम लोग इसके बारे में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें से किसी एक को ग्लूकोज लिख दीजिए, ग्लूकोज हो गया ये, और एक फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज। तो ये इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल लिखे जा सकते हैं। ये है मॉडरेट रिएक्शन, और आपको जो नोट में बातें लिखनी है वो ये है कि जो मॉडरेट रिएक्शन है उसी के रेट का मेजरमेंट किया जाता है। मॉडरेट रिएक्शंस के ही रेट का मेजरमेंट, उसका जो मापन है मेजरमेंट किया जाता है। जो वेरी स्लो है ना, उसका भी इतना स्लो होता है कि उसके मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। वेरी फास्ट इतना फास्ट होता है उसको मापना पॉसिबल नहीं होता। तो बस ये कौन, मॉडरेट रिएक्शन, और मॉडरेट रिएक्शन के रेट का मेजरमेंट किया जाता है। तो आप इसे नोट करें और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स, अब केमिकल काइनेटिक्स का जो दूसरा टॉपिक है वहां पे चर्चा करते हैं। दूसरा टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का दर। तो हम लोग अभिक्रिया की दर को डिफाइन करें इसके पहले एक छोटा सा इसके बारे में बेसिक बात समझिए। यहां देखिए, ए मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, ऐसा हमने माना। आपको जानना होगा, इसको हम लोग सांद्रता पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन।
ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांद्रता। सांद्रता अगर आपको इस तरह से मिल गया तो क्या पढ़ेंगे, पदार्थ ए की सांद्रता, पदार्थ ए की सांद्रता। दूसरी चीज समझिए, ये सिंबल आपको लग रहा होगा ट्रायंगल है, हाँ बिल्कुल ट्रायंगल है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग इसको कैपिटल डेल्टा, देखिए ये है स्मॉल डेल्टा और ये है कैपिटल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा चेंज को सूचित करता है ये, कहीं पर कोई चेंज होगा, परिवर्तन होगा, चेंज को सूचित करता है। सपोज करिए कि ऐसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे, पदार्थ ए के सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सब्सटेंस ए, पदार्थ ए की सांद्रता में परिवर्तन। उसी तरह से टी टाइम है, अगर ये तो जानते ही है समय, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा हूं, वो ये है कि आप डेल्टा ए बटा डेल्टा टी इसको पढ़ते हैं पदार्थ ए के सांद्रता में समय के रिस्पेक्ट में चेंज, और उसी चीज को कहा जाता है दर या वेग, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो आप इतना तो नोट करेंगे ही, लेकिन अभी भी रेट ऑफ रिएक्शन शुरू करने से पहले एक और छोटा सा एक्शन देखिए। जब हम लोग अभिक्रिया के दर की बात करेंगे तो आपको दो चीज जानना होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होते हैं, एक होता है प्रतिकारक, प्रतिकारक, और ये बदलता है किसमें, तो प्रतिफल में। तो ये प्रतिकारक है, प्रतिकारक माने जो प्रतिक्रिया करे, प्रतिकारक का मतलब जो प्रतिक्रिया करे, इसको रिएक्टेंट कहते हैं रिएक्टेंट। और दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रतिफल, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो आपको ये दो चीज जानना होगा, और ये बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा। यहां मैं आपको कुछ दूसरी बातें सिखाने वाला हूं। एक्चुअली मैं रेट ऑफ केमिकल जो रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है, उसको समझना चाहते हैं कि वो क्या है और कैसे है। तो यहां पर देखिए, कल्पना करिए, इस एग्जांपल को समझना है, सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जांपल ये, आपके पास प्रतिकारक के रूप में आइस है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जांपल ले रहा हूं कोई केमिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल चेंज है, लेकिन इसकी सहायता से हम उसको समझेंगे। आइस है और ये 5 kg है, और ये बदल जाता है किसमें, तो वाटर। जाहिर सा है कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं क्या चीज जानना है हमें। टाइम t इक्वल टू 0, समय शून्य है, मतलब अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुई, उस वक्त आपके पास आइस कितना केजी है, 5 kg, और वाटर बोलिए 0 kg। यही समझना है, जब तक टाइम t है तब तक केवल आपके पास रिएक्टेंट। अच्छा ध्यान रखिए, ये तो रिएक्टेंट हुआ ना, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट। ये फिजिकल चेंज है, फिर भी हम इसको समझने के लिए रिएक्टेंट, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो जब समय शून्य है, इसका मतलब अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, तो प्रतिफल कहां से, तो निश्चित रूप से ये कितना है, वाटर 0 kg। अब घड़ी चलने लगी, मतलब अभिक्रिया शुरू हो गया, आइस गलना शुरू हुआ, और कल्पना करिए कि बढ़ते बढ़ते ये टी हो गया 5 मिनट, और
जो वो आइस था, अब देख रहे हैं कि 5 मिनट बाद ये है 4 kg। तो बताएंगे आप ये कितना हो गया, ये हो गया 1 kg। आगे घड़ी और बढ़ी, समय बढ़ा, ये हो गया 15 मिनट, और यहां पर देख रहे हैं कि ये है वो 2.5 kg। तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2.5 kg। मान लीजिए घड़ी आगे बढ़ती है, समय बढ़ता है और टाइम हो जाता है 20 मिनट, और ये हो जाता है 3 kg। तो ये कितना हो गया, 2 kg। ये फिर बढ़ते बढ़ते हो गया ये 25 मिनट, और मान लीजिए कि हो गया 0 kg। तो ये कितना हो गया, 5 kg। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको पहले समझा रहा हूं। यकीन मानिए, अगर आप इसको समझ लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिए, एकदम कंफर्म मैं कह रहा हूं। आपको इसमें से 3 बातें नोटवर्ती हैं। पहला, जब टाइम शून्य होता है तो केवल रिएक्टेंट आपके पास होते हैं, प्रोडक्ट 0 होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, एक ऐसा भी रिएक्शन में समय आता है जब प्रतिकारक की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। और यही उभयगामी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में यही जो अवस्था है वो हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था यही हो जाता है। प्रतिकारक की सांद्रता और प्रतिफल की सांद्रता दोनों इक्वल हो जाते हैं। और एक ऐसा वक्त आता है, अभिक्रिया जब पूर्ण होती है, और अभिक्रिया पूर्ण होने पर प्रतिकारक जो होता है 0 और उससे बदल जाता है प्रोडक्ट में। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दीजिए यहां, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिकारक घटता है और प्रतिफल क्या हो रहा है, देखिए बढ़ता है। तो समय के साथ प्रतिकारक जो है, समय के साथ प्रतिकारक की मात्रा, और हम लोग यहां करेंगे बात कौन सी में, सांद्रता के टर्म में, की मात्रा मतलब सांद्रता घटती है, और प्रतिफल की सांद्रता या मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो आप इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि समय के साथ प्रतिकारक की सांद्रता घटेगी, प्रतिफल की सांद्रता बढ़ेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। एक ऐसा वक्त आएगा कि प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, वह इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा, साम्य अवस्था। एक ऐसा समय आएगा कि प्रतिकारक 0 हो जाएगा और प्रतिफल क्या हो जाएगा, जितना भी प्रतिकारक था वो सब प्रतिफल में बदल चुका होगा। उसके बाद जब टाइम शून्य होगा तो प्रतिकारक होगा 0 और प्रतिकारक जितना रहेगा वो सब पूर्ण मात्रा रहेगा और प्रतिफल होगा 0। एक और यह नोटवर्ती पॉइंट है, और मुझे बोर्ड पे जगह नहीं दिख रहा था, आप लिखें, ध्यान दीजिए। ये जितना घट रहा, अगर ये 5 kg है तो ये 0 kg, ये 4 हुआ तो 1 बढ़ा, जितना घटता है प्रतिकारक की सांद्रता में जितनी कमी आती है ठीक उतनी ही वृद्धि कहां होती है, तो प्रतिफल की सांद्रता में होती है। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मैं यहां लिख रहा हूं नोट। ध्यान दीजिएगा, प्रतिकारक की सांद्रता में जितनी कमी होती है ठीक उतनी ही वृद्धि किसमें होती है, प्रतिफल की सांद्रता, मतलब प्रतिकारक की सांद्रता की कमी और प्रतिफल की सांद्रता की वृद्धि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रतिकारक की सांद्रता में जितनी कमी होती है ठीक उतनी ही प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि होती है। प्रतिफल की
सांद्रता में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ये बेशक टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही काम की चीज है। इसे आप निश्चित रूप से नोट करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रतिकारक की संख्या में जितनी कमी होगी, उसकी मात्रा जितनी घटेगी, ठीक उतनी मात्रा बढ़ जाएगी किसकी, प्रतिफल की। तो आप पहले से नोट करें और फिर देखते हैं कि कैसे डिफिनीशन देंगे हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग कि क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे इसको परिभाषित करेंगे। तो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल से सीखा कि अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान प्रतिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं हम लोग, याद रखना होगा, प्रतिकारक, रिएक्टेंट और प्रतिफल दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो पहला बात आपको याद रखना है कि अभिक्रिया होती है तो प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों की जो सांद्रता है, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। आप यह भी जानते हैं प्रतिकारक घटता है और प्रतिफल बढ़ता है, और जितना घटता है प्रतिकारक उतना ही प्रतिफल बढ़ता है। मतलब प्रतिकारक की सांद्रता में कमी, प्रतिकारक की सांद्रता में कमी बराबर होता है प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि। जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा, जितना प्रतिकारक घटेगा प्रतिफल उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब कि प्रतिकारक के घटने का दर और प्रतिफल के बढ़ने का दर क्या होता है, बराबर होता है। और किस तरह से डेफिनेशन निकल के आता है रेट ऑफ रिएक्शन का, जरा देखिए क्या है। इकाई समय में प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, द चेंज इन concentration of reactant or products per unit time is called rate या speed of reaction, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन। अगर हिंदी में कहें हम लोग तो इकाई समय में प्रतिकारक एवं प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। समझ गए ना? इकाई समय में आप चेंज निकाल लीजिए कि कितना प्रतिकारक में चेंज हुआ और कितना प्रतिफल में चेंज हुआ, और जो चेंज हो गया ना मित्र, उसी चेंज को, लेकिन ध्यान रखिए इकाई समय में, उसी चेंज का नाम क्या हो गया, अभिक्रिया का दर होता है। उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर हम लोग इसको एक उदाहरण से ले, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक ए है, चाहे ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। कोई रिएक्टेंट है, इसमें चेंज हो गया प्रोडक्ट में। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो याद रखिए कि रिएक्टेंट के घटने का दर और प्रोडक्ट के बढ़ने का दर दोनों बराबर है।
तो अगर आपको रिएक्टेंट का दर पता चल गया घटने का दर, तो वही अभिक्रिया का दर है। अगर प्रोडक्ट के बढ़ने का दर पता चल गया तो वही क्या है आपका अभिक्रिया का दर है, दोनों चीज इक्वल है। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट के रूप में बदल गया। इस अगर रिएक्शन का रेट लिखना हो तो आप जानते हैं जो रिएक्टेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटता है और ये प्रोडक्ट है समय के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आपको यह भी पता है कि ये जितना घटता है कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बढ़ता है, तो इसके घटने का दर और इसके बढ़ने का दर क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं आप रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये है प्रतिकारक, तो प्रतिकारक की सांद्रता में कमी, प्रतिकारक आप उसको R कह सकते हैं कि सांद्रता में कमी, अब बटा समय, समय अंतराल भी लिख सकते हैं, समय लगा समय। अब इतना ही होगा इसके लिए प्रतिफल की दृष्टि से भी देखें तो लिख सकते हैं कि प्रतिफल R की सांद्रता में वृद्धि अब बटा लगा समय। अगर हम लोग इसको सिंबल के रूप में लिखें तो आप लिखते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और इक्वल टू डेल्टा पी प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। और ध्यान देना है कि जो प्रतिकारक का दर है उसके पहले नेगेटिव का चिन्ह देते हैं और प्रतिफल के दर के पहले पॉजिटिव का चिन्ह देते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात चला कि नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, तो इस नेगेटिव साइन का अर्थ है कि प्रतिकारक की सांद्रता में कमी होती है, अर्थात डेल्टा आर ऑलरेडी नेगेटिव है, डेल्टा आर जो है ऑलरेडी नेगेटिव है। जैसे अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है x इज लेस देन 0, तो जो माइनस एक्स है ये तो हो गया ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव से हो गया ना। तो उसी तरह से ये ऑलरेडी क्या है, तो नेगेटिव है, लेस देन क्या है, ये 0 है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया गया। अब सवाल है कि पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि जिस तरह से मास कभी नेगेटिव नहीं होता, समय कभी नेगेटिव नहीं होता, सांद्रता कभी नेगेटिव नहीं होता, उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कभी नेगेटिव नहीं होता। आप मैथ बनाते हैं, समय t आ गया -5 सेकेंड, तो जो आपका आंसर होता है -5 सेकेंड कभी नहीं होता, हमेशा आंसर कितना लिखते हैं आप, 5 सेकेंड लिखते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो उसी तरह से ये जो कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव नहीं होता, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता, और चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता तो उसको पॉजिटिव बनाया गया। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, प्रतिकारक के दर के पहले नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव साइन, यह सूचित करता है कि क्या सूचित करता है, समय के साथ प्रतिकारक की सांद्रता घटती है। सूचित करता है कि समय के साथ प्रतिकारक की सांद्रता घटती है, अर्थात डेल्टा आर क्या है, ये लेस देन 0, मतलब डेल्टा आर क्या है, नेगेटिव है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, तो माइनस का चिन्ह मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर इसे पॉजिटिव बना देते हैं। चूंकि माइनस लिख देते हैं, इसलिए
-1 से गुणा कर इसे पॉजिटिव बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, ये बात भी लिख देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। बना देते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। हो ही नहीं सकता है नेगेटिव, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव होता नहीं है, समय कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो दोनों का जो अनुपात है वो कैसे नेगेटिव होगा। और ये पॉजिटिव चिन्ह क्या बता रहा है? तो प्रतिफल के आएगा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है लिखने के लिए कि प्रतिफल के दर के पहले का पॉजिटिव चिन्ह क्या बताता है। तो प्रतिफल के दर के पहले का पॉजिटिव चिन्ह यह सूचित करता है कि समय के साथ प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है। आप इतना नोट कर लेंगे। अब आइए, एक छोटी सी चीज़ और रह गई, इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग अंत करेंगे। हम चाहते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए लिखते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ना, ये तो है कॉन्सेंट्रेशन, अब बटा समय। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? मोल पर लीटर। और ये क्या हो गया? मोल पर लीटर। और पर टाइम, पर सेकंड में, पर मिनट में आप माप सकते हैं। तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर, और टाइम -1 कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं अक्सर मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट में रहता है। ये मिनट में भी हो सकता है, पर आवर में भी हो सकता है, या मोल पर लीटर पर मिनट। अच्छा, यदि रिएक्शन जो हो अगर गैसीय स्टेट में हो जाए, तो गैस के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो दाब के रूप में मापते हैं ना उसको, दाब, पार्शियल प्रेशर। और दाब को तो एटीएम में मापेंगे। तो एक लाइन लिख सकते हैं, यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो कोई बात नहीं, तो जो मोल पर लीटर है उसको क्या कर देंगे? एटीएम कर देंगे। तो यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एटीएम। और पर सेकेंड या पर मिनट, जो भी आपने मापना है माप लीजिए। चलते चलते आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए PCl5 है, ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट गया। अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा PCl5, देखिए डेल्टा T, ये चूंकि रिएक्टेंट है तो पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, इक्वल टू ये प्रोडक्ट है तो डेल्टा PCl3 डेल्टा T, और फिर बराबर का चिन्ह Cl2 बटा डेल्टा T। और ये पॉजिटिव यहाँ पर चिन्ह दे दीजिए क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह तो हमने दे रखा है। तो इस तरह से अगर कोई आपको रिएक्शन दे दिया जाए तो उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन का मान निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में रहेगा वो सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अंतर इतना ही रखना है, दिमाग में बात सेट रखनी है एक बात, कि प्रतिफल के जब दर लिखेंगे तो पॉजिटिव का चिन्ह देंगे, मतलब उसका ये होता है कि समय के साथ प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है, और प्रतिकारक के दर के पहले नेगेटिव का चिन्ह देंगे, उसका अर्थ यह है कि समय के साथ प्रतिकारक का दर घटता है। तो इसके साथ ही इस टॉपिक को हम लोग आज अंत करते हैं, इस वीडियो का अंत करते हैं। हमारी और आपकी फिर भेंट होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।